हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एजुकेशन लाइब्रेरी। एजुकेशन लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपको नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। आज हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं निगम के सिद्धांत। आज सिद्धांत का सिलसिला चलेगा और सिद्धांत में आपको एक से अधिक थोड़ा डिटेल में और ट्रिक के साथ में मिलेंगे। आपको किस प्रकार से याद रखना, आइए देखते हैं हम। पहला सिद्धांत आईपी पावलोव द्वारा दिया गया है और वाटसन द्वारा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर पावलोव की बात करें कभी, तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया हुआ है, जिसको आप अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसे शास्त्रीय अनुबंधित, क्लासिकल अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, संबद्ध अनुक्रिया और अनुकूलित अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया, इस प्रकार से अलग अलग नाम से जान सकते हैं। अब अगर सबसे पहले पावलोव की बात करें तो पावलोव ने 1904 में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। अब इसने किस पर दिया था? इसने एक कुत्ते पर घंटे और भोजन के हिसाब से दिया था। अगर बात करें तो यहाँ पर एक घंटी लगाई गई थी और घंटी को जब भी बजाया जाता था और कुत्ते के सामने भोजन रखा जाता था, तो अगर घंटी बजाने के बाद में कुत्ता घंटी की आवाज़ सुनकर जो भोजन देखता था, तो उसकी जो क्रिया स्वाभाविक होती थी और उसको मुँह से लार आती थी, तो जो लार टपकती थी उसको मापन यंत्र से मापा और मापने के बाद में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रत्यक्ष रूप से क्रियाकलाप किया। फिर उसके अलावा थोड़े दिन बाद उन्होंने भोजन नहीं रखते हुए सिर्फ घंटी की आवाज़ें निकाली। इस प्रकार से ये सिद्धांत सिद्ध हुआ। इसके अलावा एक सिद्धांत और आता है जिसमें वाटसन ने दिया। वाटसन ने स्वयं अपने पुत्र पर इसका प्रयोग किया था। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पुत्र को एक खरगोश दिया था और खरगोश को हाथ फेरने के लिए जो क्रिया बताई थी, वो हाथ फेरने की बताई थी और उसके पीछे एक डरावनी आवाज़ निकाली थी। तो उस प्रकार से वो बच्चा डर जाता था और डरने के बाद में फिर ऐसा करते करते वह किसी भी मखमली जो चीज़ आती थी चिकनी, उसको हाथ लगाकर वह डर जाता था। इस प्रकार का वाटसन ने दिया था और दोनों पावलोव और वाटसन ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत के अंतर्गत दिया था। इसके अलावा अगर शैक्षिक महत्व देखें इसका, तो यह जो सिद्धांत है यह हमारा भय का निवारण करता है। जो डर रहता है, शैक्षिक महत्व से अगर एक विद्यार्थी में भय जो रहता है, डर रहता है, उसका निवारण करता है ये सिद्धांत। इसके अलावा समाज में जुड़ने के लिए, सामाजिकरण करने के लिए भी यह सहायक होता है। इसके अलावा अनुशासन विकसित करना, जैसे कि मान लीजिए एक विद्यालय रहता है, विद्यालय में जो अनुशासन रहता है उसको विकसित करने के लिए भी ये सिद्धांत काफ़ी लाभदायक है। इसके अलावा जो गणित गतिविधियाँ रहती है, गणित शिक्षण रहता है, उसमें भी यह सिद्धांत बहुत लाभदायक है। इसके अलावा किसी भी विद्यार्थी या बच्चों में रुचि विकसित करना या आदत का निर्माण करना, ठीक है, रुचि या आदत का निर्माण करने में भी यह सिद्धांत। अगला सिद्धांत देखेंगे बीएफ स्किनर के द्वारा। जो बीएफ स्किनर जी है, उन्होंने इस प्रकार से सिद्धांत दिया था। उसका नाम था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत। इस आधार पर भी हम जानते हैं। अब सर्वप्रथम बीएफ स्किनर जी जो थे वह अमेरिका के निवासी थे। अब जो सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है उसको इस नाम से भी जानते हैं कि एक सक्रिय अनुबंध सिद्धांत है, एक अनुक्रिया उद्दीपन है, एक कार्यात्मक प्रतिबंध है, एक साधनात्मक अनुबंध है, एक स्किनर बॉक्स है और एक आरएस थ्योरी है। यह स्किनर ने सफेद चूहे पर 1938 में प्रयोग किया था और कबूतर पर 1942 में किया था। अब अगर बीएफ स्किनर की बात करें तो सफेद चूहे पर उन्होंने जो सिद्धांत अपनाया था, जो प्रयोग किया था, वह इस प्रकार से किया था कि एक पिंजरे के बॉक्स में एक भोजन का टुकड़ा रखा था और चूहे को इस प्रकार से रखा था कि वो सीधा तरीके से दिखे। अब जैसे ही वह उछल कूद करता है, इधर उधर भागता, तो उसका जो चूहे का पंजा रहता है वह लेवर के ऊपर जैसे ही जाता है, वैसे ही उसकी जो फाटक रहती है वो खुल जाती है और खुलने के बाद वो भोजन प्राप्त कर लेता है। जैसे जैसे क्रिया आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे उसका पाँव लीवर पर डायरेक्ट पड़ने गया और एक समय ऐसा आया कि चूहा डायरेक्टली लीवर पे दबाकर भोजन प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार से बार बार कार्य में पुनर्वलन हुआ और अभ्यास हुआ। इस आधार पर ये सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत की व्याख्या की गई।
अब अगर शैक्षिक महत्व में अगर हम इसको रख के देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि बालक का जो व्यवहार रहता है उसमें इस सिद्धांत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि कोई बालक अगर आक्रामकता दिखाता है या इस प्रकार से दिखाता है तो वह इस सिद्धांत के बारे में कर सकते हैं। अब वाहित अनुक्रिया पर बालकों को प्रोत्साहन मिलता है इस सिद्धांत के द्वारा। इसके अलावा सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। अगर कोई कार्य बार बार चीज को दोहरा कर सीख रहा है, अगर मान लीजिए कोई बालक गलत कर रहा है तो वो गलत करते के साथ में सकारात्मकता प्राप्त करता है। उदाहरण पर पुनर्बलन होता है इस सिद्धांत के द्वारा ये व्याख्या की गई थी। अब अगला सिद्धांत देख रहे हैं हम। अगला सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था। अब कोहलर का सिद्धांत जो है कोहलर का जो सिद्धांत है वह गेस्टालवादी थे और गेस्टालवादी जो थे कोहलर, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सूची का सिद्धांत दिया था। अब ये कोहलर जो थे ये जर्मनी के निवासी थे, ठीक, ये जर्मनी के निवासी थे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सूची के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने चिंपांजी, एक जो चिंपैंजी था वह और केले के आधार पर किया था। एक कमरा, इस प्रकार से एक कमरा बना हुआ था। इस कमरे में यहाँ पर ये इसको हम चिंपैंजी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इसको ये चिंपैंजी था और चिंपैंजी यहाँ पर एक केले बांध दिए थे और केले बांधने के बाद में तो उसने इस प्रकार से क्रिया करी कि जो क्रिया करने के आधार पर सूर्य के द्वारा उन्होंने पहले तो बहुत बार उछल कूद की और उछल कूद के बाद में जब केले प्राप्त नहीं हुए तो उन्हें सूर्य के आधार पर यहाँ पे डब्बे जमाए और डब्बे जमाने के बाद में ऊपर चढ़कर केले को छड़ी के द्वारा, स्टिक के द्वारा प्राप्त कर लिया गया। इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सूची का सिद्धांत की व्याख्या की गई थी। अब शैक्षिक महत्व की बात करूँ तो शैक्षिक महत्व में यहाँ पर कोई भी अगर समस्या रहती है उसका समाधान करना जिस प्रकार से सिद्धांत इसमें सहायक रहता है। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक रहता है या फिर स्वयं खोजना। कोई भी अगर आप प्रश्न ढूंढ रहे हो, प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो तो स्वयं खोजने का आधारित रहती है। रचनात्मक भी रहता है, समझ पर बल भी देता है ये सिद्धांत, तर्क का विश्लेषण करता है। इसके अलावा स्पष्ट लक्ष्य भी रहता है ये। इस प्रकार से कोहलर। अब अगला सिद्धांत हम देखेंगे अल्बर्ट बंडूरा का। अल्बर्ट बंडूरा जो थे वह कनाडा के निवासी थे सर्वप्रथम। इसका अलावा उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। और सामाजिक अधिगम का तात्पर्य है कि जो एक समाज रहती है समाज को आधार मानकर इस प्रकार से सामाजिक क्रिया मानकर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अब जो अल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने अनुकरण के माध्यम को अपनाया था। कोई भी चीज़ रहती है बच्चा अगर सीखता है तो अनुकरण के माध्यम से सीखता है। कोई अच्छी चीज़ें रहती है उससे और कोई बुरी चीज़ें रहती है उसके आधार अनुकरण के माध्यम से यह सीखता था। और समाज में जो भी कार्य होते थे उनको बच्चा अनुकरण करता था या फिर अनुकरण के अलावा दूसरे के व्यवहार को स्वयं पर लागू करके सीखता था। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, अगर कोई जैसे कि मान लीजिए एक नेता है। अब ये नेता किसी समाज का है और उस समाज को आधार मानकर बच्चे उसका अनुसरण करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं और अनुकरण के बाद में उसको स्वयं पर लागू करते हैं। ठीक है, अपने स्वयं दूसरे की छवि अपने ऊपर उतारते हैं। इस आधार पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत को अपनाया था। अब अल्बर्ट जो बंडूरा थे उन्होंने एक फिल्म दिखाई थी। एक फिल्म इस प्रकार से दिखाई थी कि जो फिल्म थी उसमें तीन अलग अलग बच्चे बताए थे और तीन जो बच्चे थे उनको पहले तो एक बच्चा ऐसा था उसको पूरी फिल्म इस प्रकार से थी सर्वप्रथम कि जो नाटककार थे वो नाटककार इसमें अच्छी चीज़ें करने पे उनको पुरस्कार मिलता था और बुरी चीज़ें करने पर उनको दंड मिलता था और आक्रामक व्यवहार पर भी दंड मिलता था। इस आधार पर एक फिल्म दिखाई दी और कुछ बच्चों को इस प्रकार से उन्होंने रखा था। तो ज़्यादातर जो बच्चे थे उन्होंने प्रशंसा वाली चीज़ें अनुकरण की। जैसे कि मान लीजिए उसमें क्या हुआ था कि जो एक उसमें बताया गया था कि अच्छा कार्य करने पर पुरस्कार मिल रहा था और पुरस्कार वाली चीज़ें जो मिल रही थी उसको आधार मानकर बच्चे सीख रहे थे और आक्रामकता व्यवहार वाले को नकार रहे थे। इस आधार पर इसका सिद्धांत को अपनाया था। हमें तरीके बताए हुए कि 3 तरीके: स्वनियंत्रण, स्वयं पर काबू पाना, स्वयं निर्देशन देना, अपने आप को एक निर्देशन के आधार पर मानना, स्व पुनर्वलन। कोई भी चीज़ बार बार अभ्यास के द्वारा सीखी जाती थी। इसके अलावा शैक्षिक महत्व की बात करें तो शैक्षिक महत्व जो था उसका आदर्श व्यवहार के आधार पर सिद्धांत को लागू किया गया था। बुरे व्यवहार पर रोक, जो बुरे कार्य होते थे उस पर रोक लगाना,
या सोचने के बारे में, स्वनियंत्रण, स्वयं पर नियंत्रण पाना। इसके अलावा प्रेरणा स्रोत, जो भी लोग ऐसे थे समाज के जो प्रेरणा स्रोत है उनका उदाहरण दिया जाता था। इस प्रकार अब अगला सिद्धांत जो है वह थार्डाइक ने दिया था। थार्डाइक जो थे वह यूएसए के निवासी थे, इनका जो निवास स्थान था वह यूएसए का था। इसका इन्होंने प्रयास और त्रुटि के ऊपर सिद्धांत दिया था। प्रयास और त्रुटि के आधार पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया था। इसके अलावा इसको हम इस प्रकार से जान सकते हैं, प्रयत्न और भूल का, आवृत्ति का, दीपक अनुक्रिया का, एहसार का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। इसके अलावा अधिगम का भी सिद्धांत कहा गया है। अगर मान लीजिए थार्डाइक जो थे उन्होंने एक प्रकार से बिल्ली को एक प्रकार से थार्डाइक ने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था। ठीक, ये तो पिंजरा है, इसमें बिल्ली को बंद किया। अभी जो बिल्ली है यहाँ पर एक खाना पड़ा हुआ है और इस फाटक को इस प्रकार से वो उछल कूद करती थी, और उछल कूद करने के बाद में स्वाभाविक रूप से बिल्ली का पंजा एक यहाँ पर इस बटन पर पड़ गया और फाटक खुल गया और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से वह बार बार वह आवृत्ति दोहराई गई, जिसमें आवृत्ति का सिद्धांत बताया गया है। और बार बार वो प्रयत्न भी करती गई और प्रयास करती गई, और प्रयास करने के आधार पर त्रुटि भी हुई बहुत सारी, और त्रुटि होने के बाद में स्वाभाविक रूप से उसका जो पंजा था वह बटन पर जैसे ही पड़ता था उसका फटक खुल जाता था, भोजन प्राप्त करती थी। फिर आखिरी में बार बार अभ्यास के द्वारा अगला जो कार्य परिवर्तन हुआ तो वह डायरेक्टली पंजा दबाती और फाटक खुलने के बाद में भोजन प्राप्त कर लेती थी। इस प्रकार से थार्डाइक ने जो नियम देते इस प्रकार से यहाँ पर प्राथमिक नियम और सहायक नियम दो भागों में बांटा गया है। प्राथमिक नियम में तत्परता का नियम बताया है, अभ्यास का नियम बताया और प्रभाव का नियम बताया। इसके अलावा सहायक नियम में यहाँ बहुप्रतिक्रिया का, मनोवृत्ति का, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, संबंधित परिवर्तन नियम बताया गया था। इस प्रकार से दो भागों में इनको बांटा गया था। अब शैक्षिक महत्व की बात करें, जो बड़े व्यक्ति रहते हैं या मंद बुद्धि के जो बालक रहते हैं इनके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सिद्धांत। इसके अलावा शिक्षा में शिक्षा की तो शिक्षा जो रहती है उसके लिए भी रुचि जगाने का इसमें बहुत सहयोग प्राप्त हुआ था। इसके अलावा सफलता के लिए आशा, जैसे कि मान लो कोई भी सफलता प्राप्त करने के लिए आशा की जो किरण होती है इसलिए सिद्धांत काफ़ी। अगला सिद्धांत देख रहे हैं, सिद्धांत आखिरी जिसमें दिया है कि जीन पियाजे जो है उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और उनको संज्ञानवादी भी कहा गया है। ठीक, इसके अलावा वह निवासी स्विट्जरलैंड के थे और उन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो ज़्यादातर प्रयोग स्वयं के पुत्र और उनके खुद के जो पुत्र थे उन पर उन्होंने प्रयोग किए थे। अब जैसे कि जीन पियाजे ने बताया है कि जो बालक रहते हैं वह विचार के माध्यम से या फिर जो जन्म से ही बालक ऐसे कार्य करते हैं जो वह स्वयं के आधार पर सीखते हैं, जैसे कि अंगूठा चूसना है या फिर रोना है या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती है जो स्वयं पर आधारित होती है, स्वयं सीख कर करते हैं। इस आधार पर उन्होंने चार भागों में बताया। तो पहला जो बताया है उसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था बताया है। ठीक, इंद्रिय जनित गामक अवस्था में बालक जब जन्म लेता है, जन्म से 2 वर्ष, ठीक, इसकी जो अवस्था रहती है उसका समय बताया है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था में जन्म से 2 वर्ष के बीच में इसकी अवस्था रहती है। इंद्रिय जनित को आप इस प्रकार से रख सकते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है शैशवावस्था में बच्चा इंद्रिया के माध्यम से क्रियाकलाप करता है, इंद्रिया के माध्यम से वो कोई बात समझता है या उसको किसी चीज़ की जरूरत पड़ जाती है और होकर या फिर किसी भी एक व्यवहार के माध्यम से वह प्रकट करता है। इसलिए आप इसको इंद्रिय जनित ग्रामीण अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक याद कर सकते हैं इंद्रिया के माध्यम से। अगला बताया है यहाँ पर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो दी है वह आपकी 2 वर्ष से 7 वर्ष दी गई है। ठीक, जो बालक रहता है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक का जो बालक रहता है वह पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था बताई है, जिसको यहाँ पर 7 से 11 वर्ष बताई गई है। यह पूरी बाल्यावस्था के अंतर्गत है, बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। इसमें जो बालक जैसा दिखता है उसके आधार पर वह कार्य करता है, क्रियाकलाप करता है। इस आधार पर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था रखी गई है। इसके अलावा जो चौथी दी गई है तो चौथी की औपचारिक या फिर अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो विचारों में हावी रहते हैं, विचारों के माध्यम से रहते हैं, वह
इस प्रकार से बताया है। जिस प्रकार से 11 वर्ष से आगे जैसे किशोरावस्था रहते हैं वो विचारों के माध्यम से कुछ सीखते हैं या बढ़ते हैं आगे, यह अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे की बताइए। इसके अलावा दो सिद्धांत होते हैं, निर्माण और खोज। जो भी निर्माण होता था उसमें यह खोज करना होता था, जो भी उसका पता करना या उसका निदान करना। इस प्रकार से खोज और निर्माण का सिद्धांत दिया था। कार्य क्रिया के आधार पर भी एक सिद्धांत दिया था। इसके अलावा हम शैक्षिक महत्व देखें तो जो प्याजे थे उन्होंने निरंतरता, जो भी कार्य होता है निरंतरता बारी बारी से करना होता था, उसको धीरे धीरे सीखने के माध्यम से भी दिया गया था। तार्किक चिंतन, जो गणित में हम तार्किक चिंतन करते हैं वो भी प्याजे के अनुसार सिद्धांतों में बताया गया था। इसके अलावा समान रुचि और विभाजन, ठीक है, जो बच्चे रहते थे वह समान रुचि के आधार पर, जैसे कि मान लीजिए किसी को किताबें पढ़ना पसंद आती थी तो समान बच्चों को छाट देते थे और उनका विभाजन करते थे। इस प्रकार से उनको पढ़ाया जाता था। इसके अलावा स्वयं कार्य करते थे, स्वयं जो कार्य करते थे उसके आधार पर या जो कृत्य करते थे उसको स्वयं सुधारते थे। इस आधार पर भी बताया गया था। बच्चों में वाद विवाद की प्रतियोगिता होती थी, उसके आधार पर भी ये सिद्धांत लागू किया गया था। इसके अलावा यहाँ पर व्यवहारिक और प्रयोगात्मक शिक्षा, जो व्यवहार स्तर पर पढ़ाया जाता है बच्चों को, इस आधार पर यह प्रयोग जो किया जाता है, प्रयोगात्मक शिक्षा जो रहती है, इस आधार पर यह सिद्धांत बताया। हेलो फ्रेंड्स, अब हम इसका जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्रैक्टिस सेट में बताया गया है 8वां प्रश्न नाम से दिया हुआ है, जिसमें लिखा है कि अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो जो अधिगम होता है उसमें जो अभ्यास की बात की गई है, तो अभ्यास की बात किसने की गई है, तो अभ्यास की बात यहाँ पर देखो स्किनर बताया है। स्किनर के अलावा थॉर्नडाइक बताया है, फिर तीसरा ऑप्शन मास्लो है और चौथा ऑप्शन पियाजे है। तो यहाँ पर जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने अभ्यास की बात की गई है। तो इस प्रकार से थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम बताया गया था। हमने जब सिद्धांत समझा था उसमें अभ्यास का नियम बताया गया था। इस आधार पर ये बी आंसर सही हो जाएगा। इसके अलावा 9वां क्वेश्चन देखेंगे तो 9वां क्वेश्चन बताया है कि जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है ना, कोई भी क्रिया होती है उसको अगर बार बार दोहराते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है। मतलब जैसे कि आप बार बार कोई कार्य दोहरा रहे हो और दोहराने के बाद में जो कार्य नहीं हो रहा है वो भी प्रतिक्रिया देता है, जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। अधिगम के सिद्धांत का आधारित है। तो यहाँ पर दिया अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन की बात की गई है। जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसमें हमने देखा था कि जो भी कार्य अगर नहीं होता है तो वह बार बार हम दोहराते हैं तो उस प्रकार से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से अधिगम में कौन सा सिद्धांत यह बताता है ना। एक अधिगम में कौन सा सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। मतलब जैसा है वैसे के वैसे उसको बताया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन है अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत और प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। तो यहाँ पर सही आंसर इसका हो जाएगा अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे हम यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है एवं इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। इनमें से कथन किसका है। तो देखिए यहाँ पर प्रयोगात्मक और व्यवहारात्मक शिक्षा की बात कही गई है। हमने सिद्धांत समझा था और सिद्धांत में बताया गया था कि प्रयोगात्मक शिक्षा और व्यवहारिक जो शिक्षा रहती है इसमें बालक जो रहते हैं उसमें नवीन विचार आते हैं और मौलिक जो रहता है उसका सृजन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व में, दूसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास में, तीसरा कोहलबर्ग के नैतिक विकास में या कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझा था कि जो पियाजे थे, पियाजे ने शैक्षिक महत्व बताया था, जिसमें बताया था कि जो प्रयोग हम शिक्षा प्रयोगात्मक शिक्षा करते हैं या व्यावहारिक शिक्षा करते हैं उसमें संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व के आधार पर बताया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न देखें हम। तो अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ दिया है आज्ञा पालन और दंड उन्मीकरण, व्यक्तित्व और विनिमय, अंत व्यक्तित्व संबंध और सामाजिक अनुबंध और व्यक्ति का संबंध, ठीक। ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका आ जाएगा, जैसे कि आज्ञा पालन और दंड उन्मीकरण, जैसे कि आज्ञा पालन करते या दंड
देने का रहता है। इस प्रकार से यह व्यक्तित्व और विनिमय भी बताया जाता है। इस आधार पर यहाँ पे बी और ए सही हो जाएगा। अगला दिया है यहाँ पर, अगला प्रश्न है यहाँ पर, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। यहाँ 4 ऑप्शन है। यह सिद्धांत बताता है कि सीखना सभी तरह से एक उद्देश्यपूर्ण और लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। दूसरा, यह सिद्धांत बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में यह सिद्धांत शिक्षकों की सहायता करता है। और आखिरी है, इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोत और संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो रहता है, ठीक, उसका शैक्षिक महत्व पूछा है यहाँ पर। तो अनुभवजन्य की बात हो रही है यहाँ पे कि आप अनुभव के आधार पर सीख रहे हैं, और शैक्षिक महत्व क्या हो सकता है इसका। तो इस प्रकार से यहाँ आखिरी वाला जो चौथा आंसर है वो सही हो जाएगा कि इस सिद्धांत में बताया है कि छात्रों के लिए अधिगम स्रोत जो रहते हैं संसाधनों की व्यवस्था करने में सहायता मिलती है। आप जब भी स्रोत के बारे में या संसाधन की बात करेंगे या समझेंगे तो आप अपने अनुभव के आधार पर उसमें बता सकते हैं। इस आधार पर यहाँ पर चौथा आंसर सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। धन्यवाद।